हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एजे फिजिक्स। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन जो है, जो अभी कंडक्ट हुआ था आरपीएससी का 2021 में, उसका जो है सॉल्यूशंस कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 8 पार्ट हमारे हो चुके हैं, ये पार्ट नंबर 9 है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको दे ही दी कि अगर आप लोग CSIR नेट का कंटेंट लेना चाहते हैं और आप लोग CSIR नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो सॉरी, अनअकैडमी प्लस के ऊपर बाय टेकिंग सब्सक्रिप्शन। ये रेफरल कोड है AKSHAYJ। ये रेफरल कोड अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आपको मिल जाएगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट। अभी बहुत सारे कोर्सेज भी हैं नए नए, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो अभी बहुत सही वक्त है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे मोबाइल नंबर दे रखे हैं 9928989140। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लोग फाइनेंशियली अगर डिसेबल हो कि हम नहीं कर सकते सब्सक्रिप्शन, हमें हमारे पास मनी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हो। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी CSIR नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने के लिए बता दूंगा कि कैसे आपको CSIR नेट का प्रिपरेशन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। इन इन अ स्टर्न-गेर्लच एक्सपेरिमेंट, a beam of silver atoms passes through a magnetic field gradient। मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन, है ना। और ग्रेडियंट का मतलब, हमेशा एक बात याद रखना, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन, चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो यहाँ से आपको डायमेंशन से भी ये आइडिया लग रहा है, टेस्ला पर मिलीमीटर डायमेंशन है। तो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन होता है, मिलीमीटर जो होता है वो लेंथ का होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब आपको बता दूँ कि स्टर्न-गेर्लच एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो z के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, देखो। तो इसका मतलब ये है, सॉल्यूशन नंबर 76, z के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका ग्रेडियंट मतलब उसका परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू z डायरेक्शन। तो वो आपको दे रखा है 1.4 टेस्ला मिलीमीटर, ठीक है। नाउ आगे देखो, आगे क्या चीज़ दी हुई है, z एक्सिस के अलोंग, ठीक है। दिस रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट हैड अ विड्थ w इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको विड्थ कितना दे रखा है, यहाँ पे विड्थ दे रखा है 3.5। तो यहाँ पे आपको w का वैल्यू दे रखा है, विड्थ का वैल्यू दे रखा है 3.5। तो यहाँ पे लिख दो एक और चीज़, अब देखो ये जो है ये CGS में है, बट हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो MKS में करते हैं, इसलिए इसको हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर के अंदर। ये लो भाई, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया मैंने। ना आगे पढ़ना, द स्पीड ऑफ द एटम 750 मीटर पर सेकेंड। तो आपको स्पीड भी दे रखी है 750 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ना, बाय व्हाट डिस्टेंस d हैव द एटम्स बीन डिफ्लेक्टेड व्हेन दे लीव द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट। तो आपको d पूछा हुआ डिफ्लेक्शन, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है स्टर्न-गेर्लच एक्सपेरिमेंट, जीमान इफेक्ट के साथ साथ हम लोग पढ़ा था एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में अनअकैडमी के ऊपर। तो ये जो है ये फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस की फॉर्म में होता है वो। यहाँ मतलब यहाँ लगा देना बस, ठीक है। तो D इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस प्लस बी म्यू, मतलब बोर मैग्नेट्रॉन, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी होती है, दे भी रखी है वैसे आपको, अपॉन m विड्थ का स्क्वायर
अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट। बस यही फॉर्मूला काम में लेना है। जो जो भी आपको दे रखा है वो सब लिख दो। जैसे मान लो म्यू बी का वैल्यू आपको, बोहर मैग्नेट्रॉन का जो वैल्यू है ना वो याद होना भी चाहिए, वो आपको दे भी रखा है 9.27 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला होता है। तो वो एम के इसमें ये कोई इशू नहीं है। अपॉन एम मतलब एम का वैल्यू आपको दे रखा है, देखो एक बार ये दे रखा एम ऑफ द सिल्वर एटम इज़ 1.8 10⁻⁻25 और म्यू भी आपको दे रखा है। तो एम का वैल्यू कितना है, 1.8 10⁻⁻25 किलोग्राम है। इसे तो कोई इशू नहीं है, वो तो एम केस में होता है किलोग्राम। एंड डब्ल्यू का वैल्यू आप लोगों ने अभी ऊपर देखा 3.5 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻2 तो डब्ल्यू स्क्वायर हो गया। अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है 750 है। ये भी एम केस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डेल्टा बी जेड अपॉन डेल्टा टी ये भी एम केस में ही है, और एम केस में ये कितना है 1.5 1.4 मिलीमीटर में है ना वो, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दो बस, तो मिलीमीटर मीटर में चेंज हो जाएगा, एम केस में आ जाएगा। बस अब आपको ये सोल्व करना है। तो ये जब सोल्व करोगे ना आप लोग सिंपली, तो ये आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग 1.57 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻4 मीटर। इसको मिलीमीटर में चेंज करने के लिए एक और पॉइंट हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, देखना जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है। यही क्लोजेस्ट है, इन सब में सबसे क्लोजेस्ट जो है ना वो ये है, क्योंकि ये तो -8 है, बहुत ज़्यादा है, -8 बहुत ज़्यादा है, और ये तो 0.04 है, ये तो बहुत ही कम है। तो 0.04 नहीं है ये, इसको अप्रोक्सीमेटली 0.1 बोल सकते हो, और इसको अप्रोक्सीमेटली 0.08 बोल सकते हो। बस हद से हद इतना हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता कुछ भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cobalt target is bombarded with electron and the wavelength of its characteristic x-ray spectrum are measured। ठीक है, x-ray का क्वेश्चन है ये। there is also second Fenter characteristic spectrum which is due to an impurity in the cobalt। ठीक है, the wavelength of the K alpha line are 17.9 picometer कोबाल्ट की, एंड द 143.5 जो है पिकोमीटर। ये पिकोमीटर है, पिको मतलब होता है 10⁻⁻12। प्रोटॉन का नंबर दे रखा है आपको कोबाल्ट का 27। ठीक है, तो सुनो जो पैरामीटर्स दे रखे पहले उनको लिख लो। गिवन दैट K alpha is equal to picometer for कोबाल्ट, इसको हम यूजुअली लैम्डा सी बोल देंगे। अल्फा की लाइन की कितनी है 143.5 पिकोमीटर फॉर इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या है मुझे पता नहीं है, बट फिर भी हम इसको x मान लेते हैं।
और आपको जेड नंबर दे रखा है। देन प्रोटॉन नंबर फॉर इम्प्यूरिटी, यूजिंग मोजले लो। क्या होता है मोजले लो? जेड नंबर पर डिपेंडेंट ही होता है वो। एंड पुटिंग सी अपॉन लेमडा फॉर पुटिंग सी अपॉन लेमडा फॉर कोबाल्ट एंड इम्प्यूरिटी, तो दोनों के लिए करो ये काम। ठीक है। एंड अज्यूमिंग ए बराबर 1, तो ये मोजले लो जो होता है ना, वही होता है सी अपॉन लेमडा, ये पहले लिखो क्लस कोबाल्ट के लिए, माइनस ए, ये जो ए है ना वो अज्यूम करो 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। और रूट ऑफ सी अपॉन लेमडा एक्स अल्फा z टू द पावर n माइनस ए। तो यहाँ पर जेड सी जो है वो क्या है? प्रोटॉन नंबर ऑफ कोबाल्ट, प्रोटॉन नंबर ऑफ कोबाल्ट। जेड एन क्या है? प्रोटॉन नंबर ऑफ इम्प्यूरिटी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड थोड़ा सा सोल्व करोगे इसको एक्स ही मान लो ताकि तो दिक्कत नहीं आए। ठीक है ना। और ये जाएगा जेड सी माइनस 1, इसका मतलब ये हो गया लेमडा का वैल्यू पुट करोगे तो 178.9 अपॉन जेड सी हो जाएगा 27। अब इसको कैलकुलेटर से या फिर आप थोड़ा सा वर्बली सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा जे एक्स इज इक्वल टू
30 पॉइंट या फिर अप्रोक्सीमेटली 30, चेक कर लो, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79, द स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट ऑफ 3p to 3s ट्रांजिशन इन सोडियम इन टू लाइन्स, दो लाइन्स है आपके पास में 389 और 389.7 नैनोमीटर है ना, corresponding 3p half to 3s half. The effective magnetic field experienced by the outer electron in the sodium atom. तो देखो इधर फॉर्मूला जो होता है ना एनर्जी डिफरेंस का, है ना, वो होता है, चाहे जीमान इफेक्ट में चेक कर लो या किसी और इफेक्ट में चेक कर लो, तो डेल्टा ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू बी लेंथ फैक्टर एंड मल्टीप्लाई विद द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ ये आपके पास में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और बोहर मैग्नेट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला, और आपको लेंथ फैक्टर भी दे रखा है 2, पढ़ लो एक बार। म्यू बी का वैल्यू तो आपको याद रखना, ये नीचे लिखा भी है म्यू बी का वैल्यू, और ये जो आपको ट्रांजिशन दे रखा है ना, इसके लिए ध्यान रखना ये अप्रोक्सीमेटली लेंथ फैक्टर 2 के बराबर होता है, यूजुअली 2 होता है, मतलब हर किसी के लिए। ये सारा कुछ वैल्यू पुट करो, ठीक है, यहाँ पर म्यू बी का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ जी का वैल्यू पुट कर दो, और सोल्व करो तो बी का वैल्यू आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट ही जाएगा, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 18 टेस्ला के आसपास, ठीक है। और ये जो ऑप्शन से मैच करोगे तो 18.5 क्यों भी क्लैश करेगा, मतलब कुछ कुछ इसके बराबर भी लग रहा है, और कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा ऑप्शन नंबर बी के अलावा। अगला, द ग्राउंड स्टेट ऑफ द क्लोरीन एटम इज 2p3/2 इन हाउ मैनी सबस्टेंस। ओके, आपको ये सबस्टेंस निकालना, मतलब आपको स्टेट्स निकालनी, सब स्टेट्स। तो सब स्टेट्स निकालने के लिए देखो आपके पास में क्या है, यहाँ पे 2p है, ठीक है ना, तो इसमें स्प्लिटिंग करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे आप सब चेक करोगे तो L की वैल्यू कितनी है, 1 है, और मल्टीप्लिसिटी कितनी है इसकी, S कितना है, तो ये J इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इससे J का वैल्यू कितना जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पोर्शन में स्प्लिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 पार्ट में। अब एक जो J वैल्यू होती है ना, वो MJ वैल्यूज़ में स्प्लिट होती है, तो MJ इज इक्वल टू होता है 2J+1। तो जैसे मान लो अगर J का वैल्यू कितना है, 3/2 है, ये विंडो भी लगा तो भी लगाना पड़ेगा, वो लग जाएगी, लग जाएगी अब। तो यहाँ पर MJ का जो वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास
2 मल्टीप्लाई विद द 3/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 वैल्यूज़ है, और वो कौन कौन सी होती है, माइनस जे से और प्लस जे के बीच में, मतलब -3/2 से +3/2। तो हम लोग पहले -3/2 लिखेंगे, फिर इसमें एक ऐड कर देंगे तो -1/2, फिर इसमें एक ऐड कर देंगे तो, और फिर इसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये तो 4 वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ पर जो है ना इसको 4 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। नंबर पहला, चार इसके पार्ट हो गए, और ऐसे अगर जे की वैल्यू मान लो 1/2 है सपोज, तो एम जे के दो वैल्यूज पॉसिबल है, माइनस जे से प्लस जे, मतलब -12 से +12, मतलब दो ही वैल्यू पॉसिबल है। तो इसके भी दो वैल्यूज पॉसिबल है। तो कुल मिला के अगर हम देखें, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल नहीं है एक्सटर्नल, तब तो दो ही वैल्यूज पॉसिबल है। जब मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है तो फिर 6 वैल्यूज पॉसिबल है। आपको बोला गया उसने, वीक मैग्नेटिक फील्ड है ना ये, तो वीक के अंदर आप देखो 4 आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। 4 कौन कौन से वो समझो, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड जब आया ना तो ये 4 कौन कौन से हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है ना बार नीचे, -12 और +12 वापस से आ रहे हैं, तो डबल बार काउंट तो होंगे नहीं। तो 4 लेवल यहाँ पे होंगे हमारे पास। पहला होगा -3/2, दूसरा होगा ये, तीसरा होगा ये, चौथा होगा ये, मतलब चारों आपको दिख रहे लाइन से। तो ये 4 ही प्रकार के लेवल होंगे। एम जे की हमारे पास 4 ही वैल्यूज़ पॉसिबल है, केवल और केवल 4 वैल्यूज़ ही हम लोग यहाँ पर काम में लेंगे, ठीक है। अगला, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज इन 3p2 स्टेट इन बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो इधर देखो, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा ना आपसे। ओके, तो पहला हम एक काम करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए पहले बोहर मैग्नेट्रॉन निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले में क्या होता है बेटा, देखो इधर मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है उसका जो वैल्यू होता है G रूट J इंटू J+1। अब G तो निकालना पड़ेगा, तो G का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस माइनस तो ये हो गया। अब अपॉन 2J प्लस होता है वो, तो 2J J+1। अब आप देखो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म लिखा हुआ है वो क्या है, 3p², सो इस 3p2 को पढ़ना सीखो आप एक बार। जो नीचे लिखा होता है वो J होता है, P लिखा हुआ है इसलिए P के लिए L का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। L मतलब ये वाला L, ये स्मॉल L ही है ना, ये स्मॉल L ही है, ये स्मॉल J है जो भी है। और ऊपर जो माथे पे लिखा होता है वो होता है मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो S का मतलब कितना हो गया हमारे पास, 3 की वजह से S का मतलब हो गया 1, है ना। नाउ अब सारा कुछ हो गया ना, तो अब G निकल जाएगा, सारी वैल्यूज पुट कर दो, सारा कुछ पुट करने का G का वैल्यू आएगा 3/2। ठीक है, अब ये आप सारा कुछ यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ पर म्यू कितना आ जाएगा, 3/2 रूट J इंटू J+1, तो J इंटू J+1, तो ये हो जाएगा 3 रूट
3/2। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये ऑप्शन नंबर 1 है ना। तो ये हो गया तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर 1। एटॉमिक फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, है ना। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ k अल्फा एक्स रे फोटोन इज गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन टर्म ऑफ जेड माइनस। इसका सीधा फॉर्मूला है, जो एनर्जी होती है ना, सॉल्यूशन नंबर 82 देखना। एनर्जी फॉर के अल्फा लाइन (10.2 Z-1 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। सीधा याद रखो, इस फॉर्मूले को चेक कर लो कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इन इट्स लोएस्ट नॉन एनर्जी जीरो एनर्जी लेवल। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है ये एनर्जी मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड रोटेटर। तो वो हम लोग जानते हैं कि रोटेटर के लिए मतलब होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात आती है ना, तो वो होता है p²/2m। बट जब यही बात रोटेशन की आ जाए, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, J²/2I। क्योंकि जो काम p करता है मोमेंटम, वो काम कौन करता है, एंगुलर मोमेंटम करता है। जो काम मास करता है वो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो p को रिप्लेस कौन करेगा, J, और m को रिप्लेस करेगा I। नाउ अब आप जानते हो कि J² बराबर क्या होता है, h² J इंटू J+1, ठीक है। तो ये जब आप रख दोगे तो ये हो जाएगा h² अपॉन 2I। ये रोटेशनल हमारे पास एनर्जी आ गई। अब होता क्या है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास आ गई, तो एक और चीज़ है, तुमको इसमें पूछा ओमेगा की टर्म में। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक और होती है, जैसे होती ना ½ mv² ट्रांसलेशनल के लिए, ऐसे रोटेशन की होता है ½ I ω², क्योंकि जो काम m करता है वो काम I करता है, जो काम v करता है वो काम ओमेगा करता है। तो यहाँ से तुम्हें ω² निकालना है, तो ω² देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, है ना। तो ω² कितना आ जाएगा, I इधर पहुँच जाएगा, तो h² J इंटू J+1 अपॉन I²। अब इसे बोला फॉर अलाउड नॉन जीरो एनर्जी लेवल। एक लाइन बोलिए, फॉर अलाउड नॉन जीरो इसके लिए पता है जे का वैल्यू जो वो होता है वो मिनिमम वैल्यू होता है। तो जे बराबर 0 कर दो तो सबको 0 जाएगा, तो जे की वैल्यू 1 रखो मिनिमम, है ना। ये काम करते ही तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ω² का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ओमेगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चेक कर लो, है ना, ये ना, ठीक है। तो ये एक ही बात है, वो h² लिखो ब्रैकेट में, ये लिखो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी इक्वेशन फॉर अ रिजिड रोटेटर। ओहो, ये तो और भी सिंपल है। देखो ये टर्म वैल्यू की फॉर्म में है ना। तो टर्म वैल्यू जो होता है ना, किसी भी चीज़ की टर्म वैल्यू जो होता है ना, उसके करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी का hc से डिवाइड करना होता है। अब हमारे पास जो है वो एनर्जी क्या है, h² अपॉन 2I, और उसको hc से डिवाइड करना होता है।
तो ये हो जाएगा। बस और तो क्या बचा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर, हाँ तो एक काम करो, एच कट की और एच अपॉन 2 पाई लिखते ना, सो एच अपॉन 2 पाई लिख दो, तो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर आई एच सी। तो ये एच से एच गया तो कितना बच गया, बाकी जे इंटू जे प्लस वन तो है ही सही। तो ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। ये सी जो सफिक्स में लिखा है ना, ये गलत लिखा है। ऑप्शंस में सी जो सफिक्स में लिखा है कोई मतलब का नहीं है, ये मल्टीपल में होता है, जहाँ पे सी का वैल्यू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये मिस प्रिंट है आरपीएससी की, बाकी तो ये ऐसा होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अ सैंपल वाज एक्साइटेड बाय 4358 एंगस्ट्रोम। अच्छा, तो ये एक्साइटेड मतलब कि आपको इतना दे रखा है, एक्साइट मतलब उसका वैल्यू, लेमडा का वैल्यू दे रखा है आपको, ऑब्जर्व दे रखा है 4447 पर वो ऑब्जर्व है। कैलकुलेट द रमन शिफ्ट। तो देखो, रमन शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला, सेंटीमीटर इनवर्स में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10⁻7 नैनोमीटर तो ये जो है ना, ई का मतलब होता है एक्साइटेशन। तो ये हो गया एक्साइटेशन, वेवलेंथ कितना है एंगस्ट्रॉम में, तो है 10⁻4358 है ना। और अगर ये नैनोमीटर में लिखता हूँ मान लो मैं, तो नैनोमीटर में एक वो हो जाएगा ना कम, तो ये हो जाएगा 43 नैनोमीटर में अगर लिखूँ मैं 43 माइनस, और ये कितना हो गया आफ्टर सॉल्विंग दिस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, द लेंथी फैक्टर जी ऑफ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन आयन स्टेट। ये तो और भी सिंपल है, एक तो आपको लेंथी फैक्टर निकालना, उसके बाद निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों निकालना है। तो लेंथी फैक्टर तो आपको सिखा रखा है, मैंने अभी भी सिखाया था, कि अगर कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आपको दे रखी, जैसे यहाँ पे इस सवाल में क्या दे रखा है आपको, इसका जो मल्टीपल है वो क्या है, मल्टीप्लिसिटी कितनी है 8 है, तो इससे एस की वैल्यू निकाल लो, 7/2 आ जाएगी। जैसे एस है तो एस के लिए एल की वैल्यू कितनी, 0 होती है, और पैरों में क्या लिखा होता है, जे लिखा होता है, तो जे का वैल्यू कितना है 1/2। एस एल जे तीनों आ गया, तो जी का फॉर्मूला लगा ही दो। तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + j × j+1।
इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2। मैंने कहा था ना जी का जो वैल्यू था ना वो सभी न्यूक्लियस के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 के आसपास ही आता है, तो ये 2 आ गया। और अब तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो वो भी निकाल लो। ऊपर ही निकलवाया था, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जी आपको बताइए, एच जे आपको बताइए, तो 7.94 के आसपास आ जाएगा ये वाला ऑप्शन सही, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एनर्जीज required to excite a diatomic molecule to the first vibration and to this first rotation level is, तो यहाँ पर म्यू रेड्यूस्ड मास है, ओमेगा जो है वो नेचुरल एंगुलर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, और डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई है। तो सिंपल फॉर्मूला होता है इसका भी, जैसे मान लो फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल की बात करूँ मैं, सो फॉर फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल तो वो क्या होता है, एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन, उसकी वैल्यू होती है फॉर फर्स्ट रोटेशनल लेवल ठीक है, एच के स्क्वायर अपॉन आई, 2i और j इंटू जे प्लस वन होता है, तो मिनिमम के लिए क्या होता है, यही होता है। अब जब रेशो निकालोगे ना इसका मिनिमम का, तो एनर्जी फॉर द वाइब्रेशनल लेवल अपॉन रोटेशन और वाइब्रेशन निकालो तो हो जाएगा ओमेगा आई अपॉन एच कट। आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर एम तो है नहीं बट यहाँ पर म्यू है एम की जगह, तो आई इज इक्वल टू म्यू डी स्क्वायर। तो ये जिसे आप यहाँ पुट करोगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव रोटेशनल एनर्जी ई इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास m of oxygen and the interatomic distance between oxygen nuclei in molecule D। तो ये कितना हो गया हमारे पास, रोटेशनल एनर्जी कितनी है, एल स्क्वायर अपॉन 2i है ना, ये हम जानते हैं। हम ये जानते हैं कि रोटेशनल एनर्जी जो होती है ना वो होती है ई रोटेशन इज इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन 2i। अब जे नहीं तो एल लिख दो, तो हमारे पास यहाँ से चीज़ निकल गई, तो एल स्क्वायर बराबर 2ia आ गया, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 2 म्यू डी स्क्वायर, और ई म्यू मतलब रिड्यूस्ड मास हो गया। तो हमारे पास ऑक्सीजन होता है O2, O2 के लिए मास दोनों सेम होते हैं, तो रिड्यूस्ड मास क्या हो गया, m इंटू एम अपॉन m प्लस एम, तो ये हो गया m/2, ठीक है। तो ये हो गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम से एम 2 कट गया, तो ये हो गया
एल कितना हो गया रूट, बस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, in an NMR experiment, the radio frequency source oscillates at 3-4 megahertz, and magnetic resonance of the hydrogen atoms in the sample being investigated occurs when the external magnetic field B external has magnitude 0.78 Tesla. Assuming that B external and B internal are in same direction एंड टेकिंग प्रोटोन मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट। चलो भैया देखते हैं, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको। तो हम ये जानते हैं कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, हम ये जानते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज सिंपली इक्वल टू लोकल मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास जो डेल्टा ई है वो होता है एच एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब एच न्यू बोल दो या फिर एच एफ बोल दो, एक ही बात है। वो आपको देगा 2 माइक्रो टू माइक्रो बोल दो या फिर 2 म्यू के बराबर बोल दो, 2 म्यू भी, माइक्रो तो नहीं है वो, म्यू है वो, है ना। सो 2 म्यू भी। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, होता है फॉर्मूला इंटरनल का एच एफ अपॉन 2 म्यू। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा, 2 म्यू को इधर भेज दो तो बी अकेला बच जाएगा, तो बी बराबर एच एफ अपॉन 2 म्यू आ जाएगा। ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा बी एक्सटर्नल। ठीक है, यहाँ बी की वैल्यू रख दो, ये निकालना है तो बी एक्सटर्नल को इधर भेज दो। एच का वैल्यू आपको बताइए 6.62 10⁻34 है। एफ मतलब फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी 34 मेगाहर्ट्ज दे रखी है आपको। एफ यहाँ पर जो है म्यू का वैल्यू कितना है 1.41 10⁻46, तो म्यू कितना दे रखा है 1.41 10⁻26। सारा वैल्यू पुट कर दो तो आपका बी इंटरनल आ जाएगा, मतलब यहाँ पर रख दो 6 पॉइंट एफ मतलब 34 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, माइनस बस इसको काट दो, सोल्व कर लो। तो 19 MT आ जाएगा, ये मिली टेस्ला, मतलब ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। चलो अब आज का लास्ट क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन ये है, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड in the unit cell of the body centered cubic। ठीक है, लैटिस, तो ये आपको दे रखा है। चलो, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो उसका फॉर्मूला ही होता है वॉल्यूम एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज वो एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है, और 2 एटम है तो हमारे पास 2 एटम का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई
आर क्यू। अब पैकिंग फ्रैक्शन अगर की बात की जाए तो वो होता है बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2 होता है बीसीसी के अंदर। अब रही बात पैकिंग फ्रैक्शन की, आर क्यू अपॉन ए क्यू। और बीसीसी के लिए क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है 4r अपॉन √3। हम लोगों ने पहले निकाला था अपने कोर्सेज में। सो 4 अनऑक्यूपाइड, ये तो ऑक्यूपाइड का हो गया, सो 4 अनऑक्यूपाइड, ये हो जाएगा पाई आर क्यू। तो ये कर लो, ए का वैल्यू पुट कर दो, ए क्यूब है ना, सो √3 अपॉन 4r का क्यूब। सॉल्व करने भी आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये वाली बात है, ये सब हमने पढ़ा रखा है अनअकैडमी प्लस के ऊपर। मैं आपको दिखा दूं कि मेरे कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर। ये देखो आप लोग, ये प्लस कोर्सेज के बारे में अगर बात करूं मैं, तो ये आप देख पाओगे कि आपको ये मेरे प्लस कोर्स दिख जाएंगे, जिसमें ये डिटेल्ड कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट जो है ये अभी नया शुरू होने वाला है 20 अक्टूबर से। तो आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हो मुझे। और बहुत सारे कोर्सेज मैंने करवा दिए हैं, जैसे आप देखो एक कंप्लीटेड कोर्स में अगर मैं देखूं फ़िल्टर करके, अगर कंप्लीटेड कोर्स में देखूं तो आप देखो ये सब हमारा हो चुका है। डिटेल्ड कोर्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स मेरा हो चुका है कंप्लीट। इसमें आपको थर्मो का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। मैंने आपको प्रॉपर नोट्स बनवाए हुए हैं, तो आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के 2 कोर्सेज हैं, ये आधा कोर्स यहाँ पर है, आधा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा पेपर है, इसलिए ये जो कोर्सेज है क्वांटम के ये 2 पार्ट में मैंने कराए हुए हैं, ठीक है ना। उसके पहले मैंने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो पूरा करवा दिया था। उससे भी पहले मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स 2 पार्ट में करवा दिया। तो अभी फ़िलहाल इस सेशन के लिए है, मतलब जून 2021, जुलाई 2021 से स्टार्ट किया था मैंने। तो जुलाई 2021 से नया सेशन स्टार्ट किया हुआ, जिसमें मैंने क्लासिकल, क्वांटम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोस्टेट करवा दिया। अब ये EMT हमारा चल रहा है। और भी पुराने कोर्सेज अगर आप देखोगे तो मैंने पिछले साल भी बहुत कुछ करवाया था। जैसे आप देखो कि डिटेल्ड कोर्स चेक करा हुआ है ना, क्योंकि डिटेल्ड कोर्स में ही आपको कंप्लीट कंटेंट मिलता है। तो डिटेल्ड कोर्सेज में अगर देखूँ मैं तो ये पुराने कोर्सेज भी है, जैसे डिटेल्ड कोर्स ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक दिस। तो अभी आप लोग तो नए नए कोर्सेज ज्वाइन करो मेरे साथ, ठीक है। क्लासिकल, क्वांटम, थर्मो स्टेट ये सब मैंने करवा दिए हैं। और भी आगे बहुत सारे कोर्सेज करवाने हैं, बाकी सबकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। जैसे आप क्वांटम का कोर्स देखोगे, इसको ओपन करके, तो आपको लाइन से मेरे सारी क्लास मिल जाएगी, देखो। तो ये सब आपको जो है क्लासेस मिल जाएगी 1 बाय 1, तो आप लोग ये चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।